हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तथा आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ज्ञान कराने वाले हैं, जो आपको आईआईबीएफ की परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी हमारा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और हमारी वीडियो से आपको काफ़ी मदद भी मिल रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जो सहयोगी या मित्र या भाई बंधु हैं उनको भी आईआईबीएफ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तंत्र के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रेषण किया जा सकता है? तो जो धन प्रेषित करने का सिस्टम होता है वो होता है आरटीजीएस या एनईएफटी, नेफ्ट के माध्यम से या फिर आरटीजीएस के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रेषण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, चेकों के रेखन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो चेकों के रेखन से संबंधित जो गलत कथन है वो है कि चेक के मुख्य पृष्ठ पर रेखन शब्द लिख देना रेखन कहा जा सकता है। यानी चेक के जो मुख्य पृष्ठ पर रेखन अगर लिख दिया जाता है तो वो रेखन कहा जाता है। ये कथन क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी ग नंबर इस कथन का ऑप्शन सही होगा, लेकिन कथन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, अनिवासी भारतीय, अनिवासी जो होते हैं एनआरआई होते हैं, तो अनिवासी भारतीय जिनको एनआरआई कहा जाता है, लोक भविष्य निधि खाता क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं कि नहीं? तो जो अनिवासी भारतीय यानी जो एनआरआई होते हैं वो पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख सही है। अनिवासी एनआरआई जो होते हैं वो पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदाता के खाते में रेखित एक चेक के पृष्ठभाग पर परांकन मौजूद है, वसूलीकर्ता बैंक को चाहिए। तो जो अदाता के खाते में रेखित एक चेक के पृष्ठभाग पर परांकन मौजूद है तो वसूलीकर्ता को क्या चाहिए? वसूलीकर्ता बैंक को ऐसे चेकों की वसूली नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? ऐसे चेकों की वसूली नहीं करनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन का नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, चेकों और बिलों की वसूली के मामले में ग्राहक के साथ बैंक का संबंध होता है। तो जो चेक और बिल की वसूली के मामले में ग्राहक और बैंक का संबंध देनदार के रूप में बैंकर और लेनदार के रूप में ग्राहक, यानी जब अगर वो देने के टाइम पे वो बैंकर के रूप में हो जाएगा और लेने के टाइम पे वो ग्राहक की भूमिका में रहेगा। ऑप्शन नंबर ग इस क्वेश्चन का सही होगा। सभी दोस्तों जो वीडियो को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो सभी लोग इस वीडियो के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैंक ग्राहकों के अनुरोध पर अन्य पक्ष के लाभार्थियों का धन विप्रेषण के उद्देश्य से मांग ड्राफ्ट, जिसको डीडी कहते हैं, जारी करते हैं।
बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ पे खाली जगह है और इसमें अधिक से अधिक मांग ड्राफ्ट हमेशा दाता के खाते के रेखन के साथ जारी किए जाएं। तो 20,000 रुपये के जो डिमांड ड्राफ्ट जारी करना है ये बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए। इससे अधिक में ड्राफ्ट हमेशा दाता के खाते के साथ जारी किए जाएं, 20,000 से अधिक के। इसलिए इस क्वेश्चन का ख नंबर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जब कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलकर उसमें धनराशि जमा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच वाला संबंध होता है। इसके पहले हमने बताया भी है कि तो बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध देनदार और लेनदार, यानी देने के टाइम पे वो देनदार हो जाएगा और जब वो पैसा निकालेगा तो लेनदार के रूप में संबंध बनाएगा, यानी बैंक देनदार होगा, ग्राहक लेनदार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बचत बैंक पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। तो वर्तमान अनुदेशों पर बचत बैंक का जो भुगतान होता है वो तिमाही आधार पर किया जाता है। इस क्वेश्चन का ग नंबर केवल तिमाही आधार पर सही होगा, इसलिए इस पर सही मार्क लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट या ऋण प्राप्त करता है तो बैंक उसके ग्राहक के बीच वाला, ये जगह जो खाली है यहाँ पे हमें ऑप्शन देना है, वाला संबंध बनता है। तो जब कोई ग्राहक बैंक से ओवरड्राफ्ट ऋण प्राप्त करता है तो बैंक तथा उसके ग्राहक के बीच न्यासी या लाभार्थी वाला संबंध बनता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन का नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ए ने 1/4/2022 को 25,000 रुपये की राशि मंजूर और संवितरित की। वह तिमाही आधार पर खाते पर 9% ब्याज प्रभावित करता है। 30/6/2022 को खाते में प्रभारित की जाने वाली ब्याज की राशि होगी। तो अब इन दोनों लिए गए और दिए गए समय के बीच जितना समय होगा उसमें 9% की ब्याज के साथ कैलकुलेशन करने पर 2250 रुपये ब्याज होगी। तो ये ऑप्शन का नंबर सही होगा, इसलिए ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित में से किस निकाय के तहत की गई है। तो ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से की गई है। ऑप्शन नंबर का सही। अगला क्वेश्चन है नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो नकदी प्रवाह विवरण होता है वो किसी विशिष्ट समय पर नकदी की सीमा के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन ख नंबर इस क्वेश्चन का सही माना जाएगा। ऑप्शन ख आपको सही क्वेश्चन पर टिक लगाना है, यानी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन ख सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। तो जो संवाद से, यहाँ पे खाली स्थान है, संवाद से के बाद भरा जाएगा, उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन का नंबर राइट आंसर। तो ऑप्शन का नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खुदरा बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुषंगी सेवाओं का हिस्सा नहीं है। तो जो अनुषंगी सेवाएं होती हैं, आवर्ती जमा खाता खोलना, म्यूचुअल फंड और बिना उत्पादों की बिक्री, डीमेट खाता खोलना, ये सभी जो है क्या है, अनुषंगी सेवाओं के हिस्सा नहीं है, इसलिए घ नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कारोबार प्रतिनिधि, जिसको हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अंग्रेजी में बोलते हैं,
कारोबार प्रतिनिधि बीसी कई बैंकिंग कार्यकलाप करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कारोबार बीसी जो होते हैं बैंक उधारकर्ता से ईएमआई या किस्तों निर्धारित ब्याज की वसूली करते हैं। ये कथन गलत है, ये काम बैंक का है। ठीक, इसलिए ऑप्शन का नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है आईएमपीएस वित्तीय लेन देन के लिए प्रयुक्त डिजिटल प्रणालियों में से एक है। आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस का पूर्ण रूप है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आईएमपीएस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नेट प्रोग्राम के अधीन आरंभ किए गए योजना है, यानी भारत नेट प्रोग्राम किसके अधीन प्रारंभ की गई योजना है? तो जो भारत नेट प्रोग्राम है वो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आरंभ की जाने वाली एक योजना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन घ नंबर सही होगा, डिजिटल इंडिया अभियान। भारत नेट प्रोग्राम डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आरंभ की जाने वाली एक योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज कार्ड के समान होता है। तो जो चार्ज कार्ड होता है वो एकदम क्रेडिट कार्ड के समान होता है, ऑप्शन ग नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है एटीएम कार्ड के, यहाँ पे खाली है, एटीएम कार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एटीएम कार्ड होता है वो केवल किसी एटीएम में लेन देन के लिए भी होता है, व्यापारी के साथ बिक्री केंद्र डिवाइस पर लेन देन के लिए भी होता है और इंटरनेट पर ऑनलाइन लेन देन के लिए भी होता है। इसलिए इन सब को मिला के ऑप्शन घ नंबर उपर्युक्त सभी सही ऑप्शन होगा। ये सारे काम हमारे डेबिट कार्ड जिसको एटीएम बोलते हैं उसके होते हैं, इसलिए ऑप्शन घ नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। तो जो गैर वित्तीय लेन देन होता है वो होता है डीटीएच का रिचार्ज। ये बैंकों के माध्यम से नहीं किया जाता, ये ऑनलाइन मोबाइल से हम रिचार्ज कर सकते हैं। और शेष पूछताछ, लेन देन अलर्ट, लघु विवरण ये बैंक के कार्य हैं, इसलिए डीटीएच रिचार्ज गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। एपीवाई के तहत पंजीकरण के लिए पात्र आयु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एपीवाई के लिए जो ख नंबर है 18 से 39 वर्ष 364 दिन आयु के वर्ग के व्यक्ति, ये ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ख नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है वो निम्न आय वर्ग के उधारकर्ता को कम अवधि के छोटी राशि के लिए ऋण दिए जाते हैं। ये भी होता है किफ़ायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन, इसके लिए भी होता है कम आय वर्ग के उधारकर्ता को संपर्कित पृष्ठभूमि पर ऋण दिए जाते हैं, ये भी इसी के लिए है। लेकिन यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है, ये सही ऑप्शन नहीं है। सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में ये सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ख नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई बोलते हैं विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका का बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो आरबीआई की भूमिका के बारे में जो ये कथन दिया है स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण, ये कथन सही नहीं होता है। धन नियंत्रण सीआरआर और एसएलआर के जरिए बैंकिंग पर्यवेक्षक कार्य बैंकों की परोक्ष और प्रत्यक्ष निगरानी
और बैंकिंग प्रणाली के अंतिम उधारकर्ता और भुगतान निपटान प्रणाली सुनिश्चित करना, ये आरबीआई के कार्य होते हैं, लेकिन ये वाला आरबीआई का कार्य नहीं होता है, इसलिए कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ग सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी उत्पाद इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है? तो जो तकनीकी उत्पाद है वो किस में संबंधित नहीं है? तकनीकी उत्पाद किस में संबंधित नहीं है? तो तकनीकी उत्पाद जो होता है वो होता है अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज को एक अवधि के लिए उधार ली गई के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। साधारण ब्याज की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नहीं है? तो जो साधारण ब्याज की गणना के लिए ब्याज की कुल राशि बराबर मूल राशि गुणे समयावधि बटे ब्याज दर, ये सूत्र है। ब्याज की कुल राशि मूल राशि प्लस ब्याज दर गुणे समयावधि, ये भी होगा। ब्याज की कुल राशि बराबर मूल राशि गुणे ब्याज दर प्लस समयावधि, ये भी सही होगा। ब्याज की कुल राशि बराबर मूल राशि गुणे ब्याज दर गुणे समयावधि, ये गलत होगा। ऑप्शन घ नंबर गलत होगा, गलत सूत्र हमें बताना है, तो ऑप्शन घ गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्रदान की जाती हैं? आवर्ती जमा खाता खोलना, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, चेक भुगतान रोको। तो हमारे हिसाब से सारी सेवाएं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोली जाती है, इसलिए ऑप्शन घ नंबर सही है। ऑप्शन घ नंबर सही। अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय चक्रों में गिरावट के मामले में उपभोक्ता वित्त और वाहन ऋणों के निवल अग्रिमों में अनारजक, जिसको एनपीए कहा जाता है, का हिस्सा है। तो जो अनारजक का हिस्सा होता है वो अप्रभावित घटता है, ये अनारजक का हिस्सा। ऑप्शन नंबर घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना की गई है और सभी को सलाह दी गई है कि वे ऐसे निष्क्रिय जमा खातों की राशि को इस निधि में अंतरित करें जिनका वर्ष यहाँ पे ऑप्शन ब्लैंक होगा, जिनका वर्ष या उससे अधिक से दावा या परिचालन नहीं किया गया है। तो जो यहाँ पे जगह भरनी है वो यहाँ पे 10 वर्ष भरनी होगी कि 10 वर्ष से अधिक के जो खाते बंद हैं उनका जो है क्या करना जाएगा, निष्क्रिय खाते उनको बोला जाएगा, उनके लिए दावा या परिचालन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है, यहाँ पे खाली जगह भरना है और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण यहाँ पे खाली स्थान, तो क्या यहाँ पे भरा जाएगा, अप्रासंगिक नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति से अनुरोध है कि अप्रासंगिक है और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर का सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट जिसको बीसीए के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है, यानी बीसीए जो होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है, उसका सॉफ्ट स्किल इनमें से कौन सा नहीं होता है? ध्यानपूर्वक सुनना, ये भी बीसीए का कार्य होना चाहिए, सकारात्मक भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, लेकिन 10 वर्ष का अनुभव ये एक प्रकार का सॉफ्ट स्किल नहीं माना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ख सही होगा। सॉफ्ट स्किल 10 वर्ष का अनुभव नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये था IIBF क्वेश्चनों के टॉप 30 क्वेश्चनों का एक महत्वपूर्ण संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी
शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।